जानिए, भारत में बैन के बाद टिकटॉक ने चीनी सरकार पर निकाली भड़ास। कहा, भारत के लिए टिकटॉक जल्द छोड़ देगा चाइना। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिए दोस्तों। इसके अलावा चीन के लिए बहुत बुरी खबर, भारत और जापान में साइन हुए सीक्रेट डिफेंस डील अब चीन की खैर नहीं। इस खबर को जरूर जान ले दोस्तों। साथ ही अब 100 से 150 रुपए का भी ले सकेंगे गैस। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ला रही है ये स्कीम। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं अमेरिका की सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने उड़ा दी चीन की धज्जियां। पूरी दुनिया को कोरोना में फंसाकर खुद निकल गया चाइना। दोस्तों, ये खबर आपके काम की है, इसे जरूर देखिएगा। साथ ही कोरोना काल में ही राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत करने अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे बड़ा ऐलान। ये खबर भी जरूर देख लें। वहीं आखिरकार चीन के खिलाफ अमेरिका ने उतार ही दिए परमाणु युद्धपोत। भारतीय और जापानी सेना के साथ शुरू की तैयारी। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। कल से बदल जाएगा मौसम। आगामी 24 घंटे इन राज्यों में है बारिश की भारी संभावना। दोस्तों, ये खबर भी आपके बेहद काम की है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से लेकर चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,850 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 6,73,165 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 19,263 हो चुकी है, जो एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन के लिए बहुत बुरी खबर, भारत और जापान में साइन हुई सीक्रेट डिफेंस डील। भारत को मिली बड़ी सफलता। दोस्तों, भारत को आज एक और अंतर्राष्ट्रीय सफलता मिली है। जापान अब चीन के खिलाफ भारतीय सेना के साथ सीक्रेट डील को तैयार हो गया है। इसके लिए बाकायदा उसने डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है और इस बदलाव के साथ ही जापान अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करेगा। जापान के सीक्रेट कानून के दायरे में यह विस्तार पिछले महीने किया गया। इससे पहले जापान केवल अपने निकटतम सहयोगी अमेरिका के साथ ही डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करता था, लेकिन अब इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी शामिल हो गए हैं। अब भारत को चीनी सेवा के हर मूवमेंट के बारे में डेटा पाना आसान हो जाएगा। जापान का यह कदम उसके लिए भी काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे पहले चीन जापान को भी लगातार परेशान कर रहा था और इसके लिए चीन को अपने दम पर रोकना काफी कठिन हो गया था। इस समझौते में रक्षा उपकरणों को मिलकर बनाना भी शामिल है। अब जापान, भारत और ब्रिटेन मिलकर मेड इन इंडिया एक प्रोटोटाइप एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाएंगे और इसके अलावा अब जापान भारत के साथ F-2 फाइटर जेट पर भी काम करेगा, जिसे 2022 तक चीनी सीमा पर तैनात करने की योजना है। दोस्तों, क्या भारत को अब चीन के हर दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जानिए, भारत में बैन के बाद टिकटॉक ने चीनी सरकार पर निकाली भड़ास। कहा, भारत के लिए टिकटॉक जल्दी छोड़ देगा चाइना। जी हां दोस्तों, भारत में चीनी ऐप के बंद होने के बाद चीनी कंपनियों में चीन की सरकार से नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि सरकार टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर चुकी है और भारत में टिकटॉक के बैन होने से नाराज कंपनी ने चाइना से खुद को दूर कर लिया है। ये जानकारी एक चीनी न्यूज एजेंसी के हवाले से मिली है। बता दें कि टिकटॉक खुद चीन में भी उपलब्ध नहीं है। टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सरकार को लिखे लेटर में कहा कि वे कंफर्म करते हैं कि हम भारतीय यूजर्स का डेटा चीनी सरकार को कभी नहीं देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि इंडियन यूजर्स का डेटा सिंगापुर में सर्वर में स्टोर होता है। अगर हमसे भविष्य में भी ऐसी कोई मांग की गई तो हम उसे पूरा नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि टिकटॉक पर यह बैन अब खत्म होने वाला नहीं है। इसे कानूनी रूप से भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप्स को बैन किया था। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? टिकटॉक को भारत में वापस आने देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही जानिए, कोरोना काल में ही राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत करने अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की भूमि पूजन नहीं बल्कि निर्माण कार्य की शुरुआत करने अयोध्या आएंगे और ये जानकारी ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने रविवार को दी। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है और यहाँ पर भूमि पूजन के कार्यक्रम लगातार 75 दिनों से चल रहे हैं। साधु संतों ने अनुष्ठान और पूजन के कार्यक्रम को जारी रखा है। अब मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। बैठक के मुख्य तौर पर उन विषयों पर चर्चा होगी कि अब तक परिसर में कितना कार्य करवाया गया है और आगे की योजना पर काम कब और कैसे शुरू होगा। वहीं पत्थरों को चमकाने का काम दिल्ली की एक एजेंसी कर रही है, जिसमें 3 महीने का समय लग सकता है। दोस्तों, राम मंदिर बनने के बाद आप अयोध्या जाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन के खिलाफ यूएस ने उतारे परमाणु युद्धपोत। ड्रैगन को जवाब देने की ऐसी तैयारी।
पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में भारत और चीन सेना के बीच तनातनी का माहौल है और इसी बीच चीन के लिए एक और बुरी खबर है। दरअसल अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि चीन के साथ अमेरिका का तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। चीन को चौतरफा घेरने के लिए दुनिया के तमाम देश तैयार हैं। वहीं ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी नौसेना ने इस इलाके में भारतीय और जापानी नेवी के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया है। अमेरिकी नौसेना ने दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का प्रतीक कहे जाने वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीनी सागर में युद्धाभ्यास के लिए उतार दिया है। अमेरिकी नौसेना युद्धाभ्यास करके चीन को सख्त संदेश दे रही है। वहीं चीनी नौसेना भी इसी इलाके में कई दिनों से नौसेना महाअभ्यास कर रही है। बता दें कि अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज को तैनात किया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोतों की इस तैनाती से ये बात तो साफ होती है कि अमेरिका चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही ये भी पता चलता है कि अमेरिका भारत से किस कदर तक मदद करने को तैयार है। बता दें कि इसी इलाके में चीनी नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है और 1 जुलाई से चीन की नौसेना सैन्य प्रदर्शन करके ताइवान और दूसरे पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों, क्या भारत को चीन को बात करने का आखिरी मौका देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब 100-150 रुपए में भी ले सकेंगे गैस। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ला रही है ये स्कीम। दोस्तों, घरेलू गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब ग्राहक 100-150 रुपए का भी एलपीजी सिलेंडर खरीद सकेंगे। जरूरत नहीं होने पर आपको 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पूरा पेमेंट भी नहीं करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको जल्द ही यह विकल्प मिलेगा कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही एलपीजी गैस खरीदें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव से देश के 8 करोड़ उज्ज्वला ग्राहकों को फायदा मिलेगा। इसके तहत आपको जितना एलपीजी चाहिए आप उतना एलपीजी ले सकते हैं। उसी अनुपात में आपको सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि ग्राहक को 1 किलो एलपीजी चाहिए तो 1 किलो का पैसा देकर वह उसे खरीद सकेगा और उसी अनुपात में सब्सिडी भी उसके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों, आपकी सरकार की स्कीम के बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइए। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिर भूटान पर दादागिरी कर रहा है चीन, कहा इस बार भारत बीच में ना आए। दोस्तों, चीन ने अब आधिकारिक तौर पर कहा है कि उसका पूर्वी सेक्टर में भूटान के साथ भी सीमा विवाद है। भारत के लिए यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। चीनी विदेशी मंत्री ने कहा कि चीन और भूटान की सीमा सही नहीं है, हम ये सीमा दोबारा निर्धारित करना चाहते हैं। बयान में चीन ने आगे कहा कि उसके और भूटान के बीच सीमा विवाद में भारत को घुसने की कोई जरूरत नहीं है, तीसरे पक्ष को दखल नहीं देना चाहिए। वहीं भूटान ने चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह उसका क्षेत्र है। जानकारों का मानना है कि चीन के इस कदम का उद्देश्य विवाद का एक और मोर्चा खोलकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच भारत पर दबाव बनाने का है। दोस्तों, क्या भारत को भूटान की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत की ताकत जान गया है, चीन गंवा सकता है संयुक्त राष्ट्र परिषद की सीट। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी टकराव को कुछ ही दिनों बाद 2 माह पूरे हो जाएंगे। 5 मई से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और 15 जून को तो यह तनाव हिंसक हो गया, जिसमें इंडियन आर्मी के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन अब इस घटना के बाद ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीयों की तरफ से मांग उठने लगी है कि चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से हटा दिया जाए। चीन पर नाराजगी जायज है, लेकिन जो मांग भारतीयों की तरफ से की जा रही है, क्या वैसा हो पाना वाकई संभव है? एक अमेरिकी सरकारी सेनेटर का कहना था कि अमेरिकी सरकार और नागरिक भी यही चाहते हैं कि चीन को कोरोना वायरस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट और विदेश विभाग के दूसरे लोगों से भी बात की जा रही है। दोस्तों, क्या भारत को भी चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही जानिए कि चीन के खिलाफ हो रही है पूरी दुनिया। अब इस शक्तिशाली देश ने दी कड़ी चेतावनी। दोस्तों, कोरोना और अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह से घिर गया है। साथ भारत में सीमा पर तनाव के बीच चीन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अब पूरी दुनिया में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। वहीं अब इस बीच फिलीपींस ने चीन को चेतावनी दी है।
फिलीपींस ने कहा कि अगर चीन विवादित दक्षिण चीनी सागर में अपने सैन्य अभ्यास जारी रखता है तो वो गंभीर प्रतिक्रिया देगा। फिलीपींस ने इस साल की यह अब तक की सबसे कड़ी चीन को चेतावनी दी है। यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। साथ ही फिलीपींस ने भारत का समर्थन किया और कहा कि भारत एक ताकतवर देश है। फिलीपींस भी चीन के एक तरफा प्रयासों का विरोध करेगा। भारत चीन को जवाब देना जानता है। और वहीं अमेरिका की सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने उड़ा दी चीन की धज्जियां। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया को कोरोना में फंसाकर पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहे चीन की दुनिया भर में आलोचना होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से चीन बुरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ चीन की सीमा को लेकर जैसे जैसे विवाद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के कई हिस्सों में चीन के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया है। ऐसा ही एक बड़ा विद्रोह अमेरिका में भी देखने को मिला। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अमेरिकी, तिब्बती और ताइवानी नागरिकों ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग बॉयकॉट चाइना और स्टॉप चाइनीज जैसे पोस्टर लिए भी दिखे। भारत में भी चीन के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चीन के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। अगर चीन ने अपनी मनमानी करनी बंद नहीं की तो आने वाले समय में चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही जानिए, ये है भारत के सबसे अमीर बाबा, जनता को लूट कर बना ली इतनी संपत्ति कि देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ बिजनेसमैन ही अमीर नहीं है, बल्कि यहाँ के बाबा भी किसी अमीरों से कम नहीं। ऐसे ही 5 बाबाओं की लिस्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनकी संपत्ति देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5वें नंबर पर आते हैं आसाराम बापू। ये देश के अमीर बाबाओं में गिने जाते हैं। हालांकि अब वो रेप केस के चलते कारावास की सजा काट रहे हैं। आसाराम के पास विदेश में कुल 350 आश्रम है और इसके अलावा ये 17,000 बाल संस्कार केंद्र के मालिक है। इनकी कुल संपत्ति करीबन 10,000 करोड़ रुपए है। चौथे स्थान पर है श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर के विदेश भर में चर्चाएं हैं। 151 देशों में इनके आर्ट ऑफ लिविंग की शाखाएं हैं। इसके अलावा इनके फार्मेसी और स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिससे इन्हें मोटी कमाई होती है। सूत्रों के मुताबिक श्री श्री रविशंकर की कुल संपत्ति करीबन 1,000 करोड़ रुपए है। तीसरे हैं सत्य साईं बाबा। सत्य साईं बाबा के शिष्यों में सचिन तेंदुलकर सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं और गौरतलब है कि जब बाबा जी की मृत्यु हुई तो उनके कमरे से 98 किलो सोना और 11.56 करोड़ की नकदी और 307 किलो चांदी बरामद हुई थी। एक आकलन के मुताबिक सत्य साईं बाबा की संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए की है। दूसरे नंबर पर आते हैं बाबा रामदेव। योग गुरु के नाम से देश भर में मशहूर बाबा रामदेव के पास कमाई के कई साधन हैं। दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, पतंजलि विश्वविद्यालय उनकी आय के बड़े स्रोत हैं। बाबा रामदेव की कुल संपत्ति करीबन 43,000 करोड़ रुपए है और पहले स्थान पर है महर्षि महेश योगी। 80 के दशक में महर्षि महेश योगी न केवल इंडिया बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे। विदेशों में इनकी लोकप्रियता इंडिया से कहीं ज्यादा थी। महर्षि महेश योगी भारत के सबसे अमीर बाबा है और इनकी संपत्ति चौंकाने वाली है। इनकी कुल संपत्ति करीब 60,000 करोड़ रुपए थी। है ना चौंकाने वाली बात। अब जानिए, फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। कल से बदल जाएगा मौसम। आगामी 24 घंटे इन राज्यों में है बारिश की भारी संभावना। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के महेंद्रगढ़, नारनौल, बिजनौर, मेरठ, संभल, चंदौसी, नारौरा, सासवान और आसपास के इलाकों में शनिवार को आंधी और बारिश हुई और आज भी मौसम साफ नहीं रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में अगले सप्ताह तक रोज हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के कई शहरों में अभी भी तपिश और उमस का दौर जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 से 8 जुलाई के बीच धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे ही बिहार, झारखंड के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना बनी है। मौसम विभाग के अनुसार आज गरज के साथ बारिश होगी। 6 और 7 जुलाई को भी 1-2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इन तीनों राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इन राज्यों के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होती रहेगी। दोस्तों, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।